आदाब नाजरीन, मैं हूँ फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। टीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। जी नाजरीन, जहाँ हमने साइंसी एतबार से बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और अपनी ज़िंदगी को आसान तर बना लिया है, वहीं कहीं ना कहीं हमने कुदरत की जो नियामतें हैं उसने जो हमें बख्शी है उसमें कहीं ना कहीं दखल अंदाजी भी ज़रूर हुई है। जहाँ अपनी ज़िंदगी को हमने इतनी आरामतर बना लिया है, वहीं हम देखते हैं कि सड़कों पर जो मोटर गाड़ियाँ दौड़ती हैं उनमें बैठकर कितनी आसानी से हम सफ़र कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जंगलात को काट काट कर ऊंची ऊंची हमने जो है इमारतें तामीर कर ली हैं, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि कहीं ना कहीं जो कुदरत की नियामतें हैं और कुदरत का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम ज़रूर हो गया है, जिसका नतीजा ये निकला कि किस्म किस्म के जो अमराज हैं उन्होंने हमें घेर लिया है। आज अगर हम देखें तो कहीं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं जिससे कि निकलने वाला धुआं और धूल जो है हमें मुतासिर करता है, कहीं मिलें हैं जहां का धुआं हमें मुतासिर करता है, मोटर गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं हमें मुतासिर करता है, कहीं कूड़ा करकट और पराली जलाई जा रही है जिसके धुएं से भी हम इफेक्ट हो रहे हैं। बहरहाल ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से किस्म किस्म के अमराज की चपेट में हम आ जाते हैं। नज़ला, खांसी, बुखार तो बहुत आम हो गया है, गले में खराश की शिकायतें आने लगी हैं, सिर दर्द होने लगा है, यहाँ तक कि जो लंग कैंसर है उसकी चपेट में भी हम आ सकते हैं। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में और इसी मौजू पर मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे। आज फिर से हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट के एक ख़ास पैनल को, उनकी तरफ हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले लिए चलते हैं आपको इस रिपोर्ट की तरफ जो मबनी है फ़िज़ाई आलूदगी पर। डालते हैं एक नज़र। नाजरीन, आज के जदीद तरीन दौर में हमने जिंदगी के हर शोबे में खातिरख्वाह तरक्की करके अपनी आसाइश का हर इंतजाम कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ चैलेंजों का भी सामना है। इनमें आबो हवा की तब्दीली और माहौलियात की बिगड़ती हुई सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि इसकी वजह फिजाई आलूदगी है और इसके सबब दुनिया भर के शहरियों को जान तक से हाथ धोना पड़ रहा है। फिजाई आलूदगी की वजह से जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो मुसलसल आलूदा और खराब होती जा रही है और इस वजह से हमें कई बीमारियों का भी सामना है। फिजाई आलूदगी हवा में मौजूद मादे या ज़र्रात होते हैं जो कुदरती तौर पर या इंसानी सरगर्मियों की बदौलत फिजा का हिस्सा बनते हैं। ये इंसानी सेहत और माहौल दोनों को नुकसान पहुंचाने का बायस बनते हैं। यूं समझ लें कि फिजाई आलूदगी गैसों की ज्यादती, जहरीली गैसों, तापकारी शुआओं, कीमियाई मादों, ठोस ज़रात, गर्द गुबार और धुएं वगैरह की वजह से होती है। मुख्तलिफ तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि फिजाई आलूदगी इंसान की फैसला करने की सलाहियत को कमजोर करने के साथ साथ उसे सांस की मुख्तलिफ बीमारियों, फेफड़ों के मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक के दिमागी बीमारियों जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया तक में मुब्तला कर सकती है। इसके अलावा फिजाई आलूदगी बच्चों की नशोनुमा और अंदरूनी जिस्मानी आज़ा को मुतासिर करते हुए स्कूलों में खराब कारकर्दगी का भी सबब बन सकती है। वैसे तो फिजाई आलूदगी और हवा की मुसलसल खराब होती क्वालिटी से हर शख्स मुतासिर होता है और अगर इंसान आलूदा हवा में सांस ले रहा है तो अंदाजा लगाइए कि वो किस कदर खतरे में है। लेकिन उम्र रसीदा अफराद, बच्चे, दमे और दिल के मरीज, हामिला खवातीन, डायबिटीज और सांस के मरीज फिजाई आलूदगी से ज्यादा मुतासिर होते हैं। कोयले और लकड़ी को ईंधन के तौर पर जलाने, सनतों से निकलने वाले धुएं, मोटर गाड़ियों के धुएं, खुले में कूड़ा करकट जलाने, पराली जलाने, तामीराती कामों और इन्हदामी कार्रवाइयों से उड़ने वाली धूल मिट्टी, पटाखे जलाने और जंगलों में लगने वाली आग के धुएं से फिजाई आलूदगी होती है। इन सभी सरगर्मियों के नतीजे में मुख्तलिफ पार्टिकुलेट्स और गैस फिजा में शामिल हो जाते हैं, जिससे हवा का मयार शदीद तौर पर मुतासिर होता है। जरा गौर कीजिए, इसी खराब हवा में हम सांस लेने को मजबूर हैं और हर साल हमें इसकी वजह से कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। फिजाई आलूदगी के सबब सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, खांसी, नाक से पानी निकलना, छींकें आना, सरदर्द, मतली, थकान हो सकती है और ये वो परेशानियां हैं जिनका आमतौर पर ज्यादातर अफराद सामना करते हैं। इसके अलावा ज्यादा शदीद अलामात होने पर अस्पताल में दाखिल होने की नौबत भी आ जाती है।
फिजाई आलूदगी एक संगीन आलमी मसला है और इससे निपटने के लिए हर सतह पर हर किसी को ईमानदाराना कोशिशें करनी होंगी। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन बतौर एक जिम्मेदार शहरी हमारा ताउन भी लाजमी है। हमें किसी भी ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे फिजा आलूदा हो। लिहाजा जब हवा का मयार खराब होने का खदशा हो तो हमें अपनी जाती मोटर गाड़ियों का कम और अवामी ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अपने आसपास और घर के अंदर भी हवा को साफ करने वाले पौधे लगाएं। पटाखे हरगिज इस्तेमाल न करें। फिजाई आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। इस सूरत हाल में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ताज़ा फल और सब्जियों के साथ सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। जितना मुमकिन हो धूल मिट्टी और धुएं से बचें। सुबह की सैर पर न जाएं, घर में ही हल्की वर्जिश करें। इन दिनों में स्टीम भी लें। इन सभी तदाबीर पर अमल करके हम फिजाई आलूदगी के असरात से काफी हद तक महफूज रह सकते हैं। तो देखा नाज़रीन आपने इस रिपोर्ट में कि आज अगर देखा जाए तो एयर पोल्यूशन के चलते ना कोई बच्चा, ना बूढ़ा, ना जवान, कोई भी अछूता इससे नहीं रहा है। सभी इसकी जद में है और बहुत ज़्यादा परेशान है। कौन सी ऐसी रोज़मर्रा की गलतियां हम अंजाम दे रहे हैं, क्या हमसे छूट रहा है कि ये जो आलूदगी है इतनी ज़्यादा इस कदर इंतहाई तौर पर बढ़ चुकी है, जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन कौन से कदम उठाए जाएं, ऐसी बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे। और हम ये चाहते हैं कि अगर आपके भी दिल में कोई सवाल है या आप भी आज का जदीद दौर का जो एयर पोल्यूशन ये बढ़ता जा रहा है, इस पर कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप हमसे साझा करें। हमारा टोल फ्री नंबर हमारी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, हमें फ़ौरन से कॉल करें। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपका तारुफ डॉक्टर से कराएं, हम आपको बता दें कि हेलो डॉक्टर का आज 100वां एपिसोड पूरा होने जा रहा है और हमें इसकी दिली खुशी है कि आप हमें मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। हमारी कोशिशें रहेंगी आगे भी, हम ऐसी काविशों में जुटे रहेंगे कि आपकी जो सोच है, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी बातें हैं जहन में, उन पर हम खरे उतरें। तो चलिए नाज़रीन, बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं आज के अपने इस ख़ास एपिसोड का, ख़ास पेशकश का, और तारुफ कराते हैं आपका हमारे आज के एक्सपर्ट से। जी हाँ नाजरीन, आपका जो तारुफ है हम अपने एक्सपर्ट से कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम शुक्रगुजार हैं उन सभी लोगों के जो अपना फीडबैक हमेशा हमें देते रहते हैं, ईमेल के ज़रिए फ़ोन्स करते रहते हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में, और उनकी मोहब्बत, उनकी जो ये लगाव है इस प्रोग्राम से, उसके लिए उनका बेहद शुक्रिया। तो आज का ये प्रोग्राम जो एयर पोल्यूशन पे है, एयर पोल्यूशन पे बात होगी, उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनंत मोहन, जो कि हेड हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी, एम्स नई दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरशाद हुसैन नकवी साहब। डॉक्टर इरशाद हुसैन नकवी साहब चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं जामी मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में, वहाँ के अंसारी हेल्थ सेंटर में। और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सैयद बसीर अहमद, यूनानी की तरफ से जो बात करेंगे, वो सीनियर फिजिशियन हैं। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत में डॉक्टर अनंत मोहन जी आपसे करता हूँ। ये इस वक्त जो दिल्ली में माहौल बना हुआ है, हर आदमी सांस लेने के लिए परेशान है। कभी किसी को सांस फूल रही है, कभी किसी के साथ कोई और परेशानी आ रही है, आंखों की परेशानी भी देखने को मिल रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ देखने में आ रही है वो है सांस फूलने की, खांसी की, और दम घुटने तक की बातें सामने आ रही हैं कि हमारा दम सा घुट रहा है। तो डॉक्टर अनंत मोहन, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये एयर पोल्यूशन है क्या? सबसे पहले ये मेरा सवाल ये है, और किस तरह से ये बॉडी को, एक इंसानी बॉडी को मुतासिर कर रहा है, अफेक्ट डाल रहा है? जी हाँ, जैसे आपने सही फरमाया कि सब लोग यहाँ पे इस वक्त दिल्ली और इसके आसपास अगर देखें तो काफ़ी परिस्थिति अच्छी नहीं है। पिछले हफ्ते एयर पोल्यूशन है क्या, इसको अगर हम बहुत आसान शब्दों में बोलें, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। जी डॉक्टर साहब, और ये बहुत तरीके के पदार्थ हैं। हम लोग तो जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करते हैं, सबको पता है आजकल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। जी। इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ नापे जाते हैं जिसके कॉन्सेंट्रेशंस मिला के उसका फिर एवरेज या उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो दिखाया जाता है। Okay. इसके बेसिस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बताते हैं। जी। उससे एक ऐसा आइडिया लगता है कि इस टाइम पे हमारा जो एनवायरनमेंट और वातावरण है वो कितना इन
जहरीले पदार्थों से प्रदूषित है, जी जी जो कि मिनिमम 50 से कम होना चाहिए। जी इस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक कलर कोडेड सिस्टम बनाया हुआ है जी कि इस जैसे 50 से कम है तो क्या कलर होगा, जी 50 से 100 के बीच में। तो इस हिसाब से हर आदमी को समझ में आ सकता है कलर देख के ही जी। कि इस वक्त क्या स्थिति है उस जगह की। जी जी इसमें जी जी प्लीज़ बताएं। तो अब आप अगर इसके जो हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में पूछना चाहते हैं, जी हेल्थ इफेक्ट्स अगेन पूरे बॉडी के बहुत सिस्टम्स पे हो सकते हैं। अच्छा हाँ, एक एक्सटर्नल होता है, जैसे आपने जी। ही बताया, आंखों में जलन होना, जी। गला खराब होना, जी। नाक बहना, एलर्जीज आने लग जाए, जी छींकें जी आ सांस जाती हैं, फूलना बहुत सांस आम फूलना। देखा जा रहा है। हाँ, सांस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में वही है। ओके लेकिन बाद में और डिटेल में बात कर सकते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जी। जो कि इससे इफेक्ट हो सकते हैं। राइट राइट राइट। ओके डॉक्टर अनंत, मैं आपसे ही ये जानना चाहूँगी कि पोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर हम बाहर निकलेंगे, सड़कों पर जाएंगे तो ही हम पोल्यूशन जो है हमें मुतासिर करेगा। लेकिन अगर इंडोर पोल्यूशन की बात करें तो इंडोर पोल्यूशन क्या है, किस किस चीज़ से हो सकता है और इससे कैसे बचें? जी जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपने सवाल किया है, इसलिए क्योंकि इसके बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं। जी एक्सटर्नल पोल्यूशन सब जानते हैं, इंडोर पोल्यूशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में जानना चाहिए। वो एक्सटर्नल पोल्यूशन से कम नहीं है। इसका मतलब ये होता है जैसे घरों के अंदर, हमारे गांव में अभी भी बहुत, ये सब जगह गैस तो है नहीं, बहुत जगह अभी भी ये एक प्रथा है, वहाँ पे लकड़ी जला के या कोयला जला के या जो घास फूस है उसको जला के खाना बनाया जाता है। ज़्यादातर ये वहाँ की लेडीज़ अपने घर के अंदर ही करती हैं। घर के अंदर ही ये जलाया जाता है, घर के अंदर खाना बनता है, वेंटिलेशन नहीं होता। छोटे घरों में जो कच्चे घर भी होते हैं, तो वो जो अंदर सांस घंटों घंटों सालों साल तक जाता है अंदर, वो सारी चीज़ भी इस एयर पोल्यूशन से ज़्यादा कम नहीं है, उतनी ही खतरनाक है। तो इसको एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसको इंडोर पोल्यूशन कहते हैं, ये बात ठीक कही है आपने। डॉक्टर इरशाद, आपके पास आना चाहूँगा मैं। ये पोल्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों के बारे में बताया है। डॉक्टर इरशाद, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये एयर पोल्यूशन जो है ये किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है? डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि बॉडी के अंदर बहुत चीज़ों को अफेक्ट करता है, तो मैं आपसे ये खुल के पूछना चाहता हूँ किस तरह से अफेक्ट करता है और कौन कौन से ऑर्गन को ज़्यादा मुतासिर करता है या उनको अफेक्ट डालता है? एक नॉर्मल इंसान जो सांस लेता है उसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, जी। लेकिन पोल्यूशन उसी को बोलते हैं जिसमें कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जी जी ओजोन, लेड, जी डीजल से निकलता है लेड, ये सब चीज़ें जी जब एटमॉस्फेयर में हो जाती हैं तो लंग्स में जाती हैं। ओके ऑक्सीजन के अलावा जब ये बाहर की चीज़ें जाती हैं तो कोई भी जब बाहर फॉरेन एलिमेंट बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है ओके और उसको वापस करने की कोशिश करती है ओके नेचुरल तरीके से, जी लेकिन वो बॉडी में असर डालते हैं। तो जी। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बॉडी में, एक तरह से उसमें एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं जी और बॉडी में इन सब चीज़ों से। तो लंग्स में सबसे पहले हमारी नाक, हमारा गला, हमारी सांस की नलियाँ, जी। हमारे लंग्स, सबसे ज़्यादा वही इफेक्ट होते हैं। ओके उसके बाद ये इमीडिएट इफेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हैं पोल्यूशन के। जी, वो क्या है वो ज़रा बताइए। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जैसे एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कि लंग्स में भी चले जाते हैं और ब्लड में भी चले जाते हैं। ओफो। ब्लड में वो असर डालेंगे, आपके हार्ट में भी डालेंगे, हार्ट जी। में पल्पिटेशन, एरिथमियाज के केसेस देखे गए जी। हैं, घबराहट के केसेस हो रहे हैं। जी। लोग स्ट्रोक भी बता रहे हैं कि उससे हो रहे हैं। स्ट्रोक मतलब ब्रेन में कुछ असर पड़ता है। और भी चीज़ें हैं कि ब्रेन में इरिटेबिलिटी डेवलप हो जाती है जी बच्चे काफ़ी इरिटेबल हो जाते हैं और लोग भी काफ़ी जिटरी हो जाते हैं। जी इसके अलावा लंग्स के अलावा हार्ट है, बॉडी के और सारे असर जगह पड़ता है, लेकिन स्किन उसका दूसरा सबसे बड़ा एक पार्ट है बॉडी का। जो पार्ट है स्किन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, स्किन होती है। लंग्स के बाद लोगों को चक्कर आने का भी हमने देखा है कि लोगों को हो रहा है महसूस कि चक्कर आ रहे हैं हमें, ये क्या वजह है? इसमें चक्कर जरा इसलिए सा आते हैं बताइए। कि सर ऑक्सीजन हमारे लंग्स में कम जा रही है जी जी और लंग्स रिएक्ट इस तरह से करता है कि उसके में ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जी। उनमें बहुत स्मूथ मसल्स होती हैं जी जो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं जी और जिसकी वजह से हमें सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। ओके। तो कंटिन्यूअसली दिमाग में ऑक्सीजन कम पहुंच रही होती है, ओके। इसकी वजह से दिमाग में उसका असर पड़ता है। जी, जी। डिमेंशिया, चक्कर आना, ये सब उसके इफेक्ट हैं। ओके ओके डॉक्टर आनंद, यहीं पर आप भी थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिए कुछ। ये चक्कर आने की जो समस्या परेशानी है, या फिर यह है कि दिल घबराना है, या फिर स्किन की परेशानी है, तो क्या ये
किस तरह से इसको फेस किया जाए, किस तरह से इसका हल निकाला जाए, किस तरह से इससे बचा जाए? देखिए, एक तो है जनरल बचाव जो होते हैं एयर पोल्यूशन रिलेटेड, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे होंगे ही, बट अगर किसी को ऐसा हो गया मान लीजिए, तो मेन चीज़ यही है, एक तो स्वच्छता, क्लीनलीनेस। फॉर एग्जांपल आप बाहर गए, पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में गए, आईज आपकी इरिटेट हो रही है, पानी आ रहा है, इचिंग हो रही है, तो उसको क्लीन रखें, वॉश करते रहें, उसको बहुत ज़्यादा रब ना करें। स्पेशली बच्चों की आदत है, मलते रहते हैं, आंखों को रब करते रहते हैं, तो उससे और प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सिंपल थिंग्स जैसे आंखों को वॉश करते रहो, स्किन को क्लीन रखो। अब आप बहुत पहले अगर आपको याद होगा, जब हम आते थे घर और बस रुमाल से अपना फेस वॉश वो करते थे, वाइट तो ब्लैक काला हो जाता था। सो बेसिकली क्लीनलीनेस, हाइजीन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन आईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स से बचने के लिए, पोल्यूशन रिलेटेड। हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ सफाई का ख्याल रखना। डॉक्टर बसीर, अगर आपके पास आए और आप पूछें कि यूनानी नज़रिए से अगर ये जो एयर पोल्यूशन है, आबो हवा ख़राब होती जा रही है, इससे हम कैसे डील करें, कैसे बच सकें? देखिए, हमारे यूनानी तरीक़ा इलाज के हिसाब से असबाब सित्ता ज़रूरिया 6 इसेंशियल फैक्टर्स बयान किए गए हैं, जिसमें हवा आती है। तो ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है। अगर हवा साफ़ सुथरी नहीं होगी तो हमारी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी बग़ैर हवा के। इसीलिए इसका जो ज़िक्र आता है उसमें ये कहा है कि हवा को पाक साफ़ सुथरा रखा जाए। हम जब देखते हैं कि आजकल जो माहौल है उसमें हवा इतनी आलूदा हो गई है, उसकी वजूहात आप लोगों ने बयान की कि भाई ट्रैफिक है और गैसेस जो इंजूरियस है हमारे हेल्थ के लिए वो है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम किस तरह बचें। तो इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं उसके नतीजे में गले में ख़राश है, आँखों में पानी आना है, और आजकल अगर देखें तो इसका जो एयर पोल्यूशन है इसका असर जानवरों पर भी है, परिंदों पर भी बहुत हो रहा है। अच्छा। उनकी आँखों में मैंने एक पढ़ा था कि 50 पर जो 50 परिंदे रोज़ आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो इससे ये साबित होता है कि हवा जो है बहुत आलूदा हो चुकी है, पोल्यूट है उसके अंदर। तो हमारे जिस्म के लिए इसी तरह जो बच्चे होते हैं हमारे, छोटे बच्चे ख़ास तौर से, उनकी इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती कि वो इसको बचे। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को हमें तेज़ करने के लिए, अच्छा करने के लिए उसको अगर हम क्योंकि इससे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो हमें चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर से शहद है तो 250 ग्राम शहद लें और उसमें 1 ग्राम ज़ाफ़रान अर्क़ गुलाब में खरल करें खूब, इतनी कि वो बिल्कुल पिस जाए, और फिर उसे शहद में मिलाकर इन दिनों में ख़ास तौर से, क्योंकि जो अब ठंड का मौसम आ रहा है तो ये जो मौसम है इसमें बरूदत होती है। तो बरूदत की वजह से वो जो चेस्ट के अमराज हैं, फेफड़ों की बीमारियां हैं वो ज़्यादा होती हैं, नज़ला ज़ुकाम है, नमूनिया है, ज़ातुर्रिया। तो इसमें जो है हमें चाहिए कि वो ख़ास तौर से बच्चों के लिए वो करें। वैसे आम तौर से लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आँखों में जो है एलर्जी हो रही है तो हमें चाहिए कि हम घर आएँ जब भी तो अर्क़ गुलाब जल जो है वो डालें। और अगर असली शहद मिल जाए, वो मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो मिल जाए तो उसको भी लगाएंगे तो हमारे जो पोल्यूशन का असर हमारे आँखों पर पड़ रहा है उससे हम काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे। देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं डॉक्टर बशीर, अगर हम इस पे ध्यान दे लें तो घर में ही मुहैया हो जाती है सारी चीज़ें, और घरेलू नुस्खों से भी काफ़ी हद तक हम इस एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। इसी बात पर एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं दिनेश साहब बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी जी, सवाल पूछें अपना। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा जो है फील्ड वर्क का काम है, तो मैं पूरे दिन फील्ड में रहता हूँ, तो मैं पूरे दिन मास्क लगाने में मैं प्रॉब्लम होती है, तो क्या पूरे दिन मास्क लगाना जरूरी है? और दूसरी बात ये कि मैं पोल्यूशन से कैसे बचूं, मतलब खान पान में क्या ख्याल रखूं, कैसे अपने आप को रखूं ताकि सुरक्षित रहूं?
जी 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 जी, ठीक है। तो डॉक्टर अनंत, आपसे हम इसका जवाब जानना चाहेंगे। वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना जब से गया है मास्क तो सबके उतर ही गए हैं, लेकिन ये जो एयर पोल्यूशन है इसकी वजह से दोबारा से लोग मास्क पर आए हैं, तो क्या एहतियाती तदाबीर है जैसे कि वो पूछ रहे हैं? जी हाँ, जैसे काम पे बहुत डिपेंड करता है आप किस तरह का काम कर रहे हैं। अगर आपका काम ऐसा है जैसे कह रहे हैं अगर फील्ड्स में है और काम ओपन में है जहाँ पे वैसे ही एटमॉस्फेयर ख़राब है, या जो आपका काम है डायरेक्ट आपके काम में कुछ ऐसे पदार्थ आ रहे हैं जो आपके सांस के अंदर जाने की उम्मीद है, तब तो मास्क लगाना आई थिंक आपके लिए सबसे ज़रूरी रहेगा। जितना ज़्यादा हो सके, ये N95 मास्क पहनना आसान नहीं होता पूरा दिन, ये हम मानते हैं, पर जितना ज़्यादा हो सके उसको पहने। जब नहीं है एक्टिव काम पे तब उसको थोड़ा उतार दें, बट कम से कम एक्टिव काम के टाइम पे जितना पहने उतना बचाव अच्छा होगा। प्लस बाकी चीज़ें जैसे उन्होंने बोला, जहाँ भी काम करते हैं अगर इंडोर्स करते हैं तो वेंटिलेशन वगैरह थोड़ा ठीक ठाक रखें, अगर बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक है तो। सो इस छोटी छोटी चीज़ें, बाकी डाइट पे अपना ध्यान दें। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्ग टर्म। जी जी, तो आपने अपना जवाब सुन ही लिया होगा। और वैसे डॉक्टर अनंत, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि N95 मास्क पहने, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोग अक्सर रुमाल से चेहरा ढक लेते हैं या दुपट्टा लपेट लेते हैं और सोचते हैं कि हम बच गए हैं पोल्यूशन से। तो ऐसा ना करें, और डाइट का तो हमेशा से हर मर्ज के लिए आपको ख्याल रखना ही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनंत मोहन, आपके पास फिर आना चाहेंगे हम यहाँ पर। अभी बात हो रही है पोल्यूशन की, अब थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं और हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम कर सकते हैं, ज़रा सा उस पर रोशनी डालिएगा डॉक्टर अनंत मोहन। देखिए, प्रदूषण के कारण तो बहुत हैं, अनगिनत कारण हैं। अगर हम उसको गिनाने लगें, अगर अपने ही एरिया देखें, दिल्ली और उसके आसपास ही देखें, स्टार्ट करें इंडस्ट्रीज से। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से कितना धुआं निकलता है, जहाँ पे भी, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, आप देख ही रहे, अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रीज दिल्ली के अंदर हो चाहे आसपास हो। इसके अलावा ऑफ कोर्स दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन्स में जो गाड़ियां हैं, कार्स, और उनका वेहिकुलर पोल्यूशन, प्लस जो इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये भी आप सब जानते हैं, अनब्राइडल्ड कंस्ट्रक्शन, कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन चारों तरफ। अनफॉर्चुनेटली हर जगह वो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कंस्ट्रक्शन के चारों तरफ, वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। अगर वो इम्प्लीमेंट करें तो शायद चीज़ें बेटर हो सकती हैं। बट धूल मिट्टी उड़ती रहती है, रोड पे डस्ट है, वो रोड का डस्ट उड़ता रहता है। अगर बारिश नहीं होती तो वो कंटिन्यूस हवा में सस्पेंडेड रहेगा। प्लस इसके अलावा हम अगर दिल्ली या उसके आसपास बर्निंग करें, किसी भी चीज़ की बर्निंग करें, लीव्स की या जो भी है, वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो टोटल कंट्रीब्यूट मिला के करते हैं। जी, इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, ये ट्रांसपोर्ट है, एक घर में कई गाड़ियाँ हैं और एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, 4 लोग हैं और वो 4 गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि वो उसको कम करें? इससे भी कितना फ़र्क पड़ता है डॉक्टर अनंत मोहन? जी हाँ, देखिए, लॉजिक और कॉमन सेंस तो यही कहता है कि अगर मल्टीपल लोग एक ही जगह जा रहे हैं और एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कार पूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई भी ट्रांसपोर्ट को कंबाइन करके लें, तो करना तो यही चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आजकल दिल्ली में मेट्रो है, बसेस की सर्विस भी ठीक है, तो इसके बारे में मेरे ख्याल से उनको अगर वो इसका ख्याल रखें तो बेहतर स्थिति हो सकती है, हालात बेहतर हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, कुछ ना कुछ फ़र्क तो जरूर पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कितना फ़र्क पड़ेगा, बट कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ने की उम्मीद, कम से कम ट्रैफिक कम हो जाएगा तो उसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी असर है वो पड़ सकता है। सो आई एम श्योर कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। कंबाइंड एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे कारण हैं, सब पे एक साथ आई थिंक लगना पड़ेगा। लेकिन एक बात उस पर भी रोशनी में डलवाना चाहूँगा आपकी, कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है, हम 5-6 साल की बात करें तो वजह क्या है इसकी? ये क्यों इतना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वजह क्या है इसकी? वजह यही है, जो वजह जो 5-6 साल पहले थी अभी भी वही है, वो कम नहीं हो पाई। उनको आई थिंक कम नहीं कर पाया, प्रोबेबली जैसे इंडस्ट्रीज ले लीजिए। आई एम श्योर इस पे काम हो रहा होगा, कम करने का काम हो रहा होगा। लेकिन इंडस्ट्रीज तो पहले भी थी, हमारे दिल्ली की बात करें तो इंडस्ट्रीज तो शुरू से हैं। अब क्या वजह है जो उतना पोल्यूशन बढ़ा रही हैं? क्या इसके पीछे कोई और भी रीजन है सर? अगेन मल्टीपल रीजंस, भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दिल्ली का पॉपुलेशन भी तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो सारा गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं,
तो सारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो एक के ऊपर एक एडअप कर रहा है, पाइल अप कर रहा है, वो सारा इफेक्ट धीरे धीरे, और अब अवेयरनेस भी बढ़ रही है, मेजरमेंट बढ़ रहा है, हर आदमी को पता है AQI क्या है, सामने दिख भी रहा है। जी जी, तो ये मास्क का यूज कर रहे हैं लोग। जी जी, राइट। तो ये एक तरीके से यही है जो कि अभी डॉक्टर आनंद ने बताया कि एक कंबाइंड एफर्ट्स है जो हम सबको करने जरूरी है, सबको एक साझा सोच रखनी जरूरी है। अच्छा डॉक्टर बसीर, अभी आपने काफी मतलब अच्छे से बताया कि खासतौर से कि यूनानी नुस्खे दी, एक तरीके से टिप्स दी कि घर में ही बैठे बैठे हम पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर इरशाद, अगर हम आपके पास आए और बात करें बच्चों की, बच्चे तो घर से निकले बगैर बाज नहीं आते, उन्हें तो खेलने जाना ही है, पार्क्स वगैरह में खेलते हैं और भी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जो ये फ़िज़ाई आलूदगी है उससे हम बच्चों को कैसे महफूज रख सकते हैं, कौन कौन से हम कदम उठा सकते हैं? देखिए, पोल्यूशन पूरे साल रहता है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड में 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। इसीलिए बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं कि उनकी आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाए। तो कुछ दिन के लिए तो हम उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ तो रोकना चाहिए। और अगर वो बाहर जा भी रहे हैं तो मास्क की बात आई है, N95 मास्क बच्चे बहुत अच्छे से लगाते नहीं हैं। एक तो उनको कम से कम ये तो एश्योर करके ही भेजना चाहिए कि कम से कम बच्चा बाहर मास्क लगा के ही जाए। खेल कूद के लिए बच्चे बाहर निकलते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा सांस लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही बच्चों की रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ब्रीदिंग एबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो सांस ज़्यादा लेते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों की कंट्रोल करनी चाहिए। बाहर निकलना रोके, काम करें, स्ट्रेनुअस एक्टिविटी रोके, मास्क लगा के जाएँ, वेल हाइड्रेशन रहें। और घर में भी अगर बच्चे रहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि घर में वो बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि इंडोर पॉल्यूशन के अलावा भी हमारे घर में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। तो एक गैजेट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, एयर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर का बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो रोल माना जाएगा अगर हम उसे किसी क्लोज चैम्बर में चलाएंगे। छोटे कमरे में, बंद कमरे में, चूँकि बंद रहना ही है, घर में रहना, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं बच्चों की, तो रह रहे हैं, तो कम से कम उसका हम इस्तेमाल करें। उसके फ़िल्टर का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि उसका फ़िल्टर हम लोग कई साल तक चलाते रहें, उसको चेंज करते रहें। क्लोज चैम्बर है तो वो कम से कम जो कमरे की जितने पोल्यूटेंट्स हैं उनको खींच के अपने फ़िल्टर में रोकता रहता है, तो कुछ हद तक तो कम करेगा, लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं उसे मानेंगे। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। राइट। बहुत अच्छी बात बताइए। अच्छा, इसी सवाल पे एक छोटा सवाल मैं डॉक्टर बसीर आपसे भी करना चाहूँगी, बच्चों से ही जुड़ा। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनको तो हम स्टीम वगैरह दिलवा देते हैं अगर उनको कोई ज़्यादा परेशानी होती है, जकड़न है, सीने में बलगम आ रहा है, खांसी है, यही एयर पोल्यूशन के तहत। लेकिन बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो स्टीम नहीं ले पाते और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला होने लगते हैं इन सब के चलते हुए। तो उनके लिए कोई आप अगर घरेलू टिप्स बता सकते हैं, कुछ माएँ कर लें? हाँ, तो मैंने अभी बताया था कि इन छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर से क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए जो है कि शहद और ज़ाफ़रान का बताया। इसके अलावा जो है उनको जो है पूरे जिस्म पर जो है ऑयल वगैरह की भी मालिश की जाए, ख़ास तौर से जो गर्म मिजाज के हैं, जिनका टेम्परामेंट जो है हॉट है, जैसे रोगन बादाम शीरी है, उसका जो है पूरे लेप करें। इसके अलावा जो है उनको तो जहाँ पर वो रहें वो साफ़ सुथरा माहौल, घर में भी ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि जो पोल्यूशन है उसके वजह से जो गले में ख़राश हो जाती हैं और गला बैठ जाता है, खांसी और ख़ास तौर से ड्राई कफ़ होती है, तो ड्राई कफ़ में बहुत ही अच्छा है तुलसी। अच्छा। और तुलसी के अगर हम कोई भी दवा अगर काम नहीं कर रही और हम सिर्फ तुलसी के पत्तों को लेकर उबाल के छान के उसको काढ़ा करके पी ले, या उन बच्चों को भी हम पिला दें, तो उनको काफ़ी जो है इम्यून सिस्टम भी उनका स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है पोल्यूशन की वजह से तो वो भी सही हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर अनंत, आपके पास आना चाहूँगा मैं यहाँ पर। पोल्यूशन सबको पता है कि बहुत ख़तरनाक है, हर एक को नुकसान दे रहा है, लेकिन लोग फिर भी स्मोकिंग कर रहे हैं। खुद तो स्मोकिंग कर ही रहे हैं, लेकिन उनके घर पर जो लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, उसके असरात उन तक भी पहुंच रहे हैं। तो इससे एक तो ये मेरा सवाल ये है कि इससे पोल्यूशन पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग किसी भी तरह से कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसका जो असर है
जो घर के और लोग हैं उन पर किस तरह से पड़ रहा है? इसमें प्रेग्नेंट वुमेन भी हो सकती है, तो इसके बारे में डॉक्टर नंद आप प्लीज़ बताएं। जी हाँ, स्मोकिंग तो काफ़ी खतरनाक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसका लिंक इंडिविजुअल से है। एक एक्टिव स्मोकर्स होते हैं, मतलब जो खुद स्मोक कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ा। फिर पैसिव स्मोकर्स हैं, जो उनके साथ में रहने वाले लोग हैं, फैमिली मेंबर जो घर में रहते हैं, उन पे क्या असर पड़ा। और ऑफ कोर्स फिर है जो उसका असर एनवायरनमेंट पे पड़ा, जिसको जो यानी तीनों तरह से असर पड़ रहे हैं, गलत असर पड़ रहे हैं, तीनों तरह से गलत असर पड़ रहे हैं। और तो इसके वजह से जो एक्टिव स्मोकिंग है, खुद को तो बीमारियां हो ही सकती हैं, तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अगर सबसे खतरनाक बोलें तो कैंसर्स हो सकते हैं, और सिर्फ लंग का नहीं, और भी कई तरह के कैंसर्स का लिंक स्मोकिंग से है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे हम सांस की प्रॉब्लम में बोलते हैं, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अगेन इसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं है, इसको लोग अस्थमा मानते हैं, बट ये भी एक काफ़ी बड़ा किलर अब हो गया है और बहुत ज़्यादा दिखने में आ गया है। और उसके अलावा तो सिंपल सर्दी खांसी, गला खराब, मुंह के लोकल प्रॉब्लम्स, नाक के लोकल प्रॉब्लम अक्सर होती हैं। और यही सब चीजें जो बाकी लोग हैं उनको भी होती है अनफॉर्चुनेटली। तो वो एक ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो स्मोक नहीं करता बट साथ में फैमिली रहती है, उन्हें किस तरह से असर पड़ता है, जरा सा प्रोग्राम देखने वालों को बताइए, क्योंकि बहुत से लोग इसका असर के बारे में बात तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि वो कितना असर पड़ रहा है, किस तरह से बॉडी को नुकसान दे रहा है वो असर, बच्चों पे नुकसान दे रहा है, बच्चों के अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है घर पर उनको भी असर डाल रहा है, तो उसका जरा सा बताएं डॉक्टर साहब। तो बच्चों पे तो अगेन उनका जो सांस लेने की नली और उनका नाक, इस पे सबसे ज्यादा असर होता है। ओके, एलर्जीज होने का काफी उनकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है क्या, उनकी ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। अगर बचपन से ही इसमें असर आ रहा है और एक्सपोजर है स्मोक का, तो एलर्जीज होनी शुरू हो जाएंगी, उनका लंग का डेवलपमेंट कम होगा। ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि वो ग्रोइंग फेज है, लंग का डेवलपमेंट कम होगा, ये तो बहुत चिंता वाली बात है, बहुत फिक्र की बात है। जी। तो उसके वजह से फिर आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो तो फिर अलग ही हैं। जब लंग का डेवलपमेंट ही पुअर है तो आगे दिक्कतें आएंगी। जी। तो ये सारी इमीडिएट प्रॉब्लम्स बच्चों को आ सकती हैं दूसरे के स्मोकिंग के वजह से। और प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में कुछ प्रेग्नेंट वुमेन पे अगर स्मोकिंग का एक्सपोजर है तो उनके ऊपर जो प्रॉब्लम आएंगी वो तो जैसे सब पे आएंगी, वो आएंगी ही आएंगी। बट उसके वजह से जो होने वाला बच्चा है उसमें लो बर्थ वेट, उसमें कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज होने का चांस, क्योंकि बचपन से ही उनके कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो गलत डेवलप हो जाए, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, फिर वो ठीक करना वो तो फिर लाइफ लॉन्ग ही हो जाता है। और उनका लो बर्थ वेट होना, अर्ली बीमारियां होना, अर्ली इम्यूनिटी खराब, अर्ली डेथ, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वहां से शुरू होती है। तो आपका पैगाम, आपका मैसेज ये रहेगा कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, चाहे वो घर पर कर रहे हैं चाहे वो बाहर कर रहे हैं, ना करें, क्योंकि उसका असर आप पर तो पड़ ही रहा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, हर डॉक्टर ये बताता है। लेकिन उसके अलावा जो आपके आसपास लोग हैं या हमारा जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, हमारा ये माहौल है, जो आजकल माहौल चल रहा है, उसको और ख़राब कर रहा है, उसको और बढ़ावा दे रहा है। ये मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब आपका मैसेज रहेगा, स्मोकिंग को बंद करें ताकि ये चीज़ें सुधर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी। डॉक्टर इरशाद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिगड़ती आबो हवा के सबब हम देख रहे हैं कि आम हो या ख़ास कोई भी इंसान हो, वो सभी परेशान है इससे। लेकिन अगर हम बात करें अस्थमा के मरीज़ की, जो अस्थमा से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए ये परेशानी मज़ीद और बढ़ जाती है इन दिनों। वैसे तो हर किसी के लिए, लेकिन इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला लोगों को परेशानी होती है, तो वो क्या एहतियात बरतें, क्या क्या कर सकते हैं, बाहर कितना जाएं कितना ना जाएं, उस पर ज़रा रोशनी डालें। कि इस वक्त जो नॉर्मल आदमी है जिसको अस्थमा नहीं भी है और पोल्यूशन की वजह से वो सांस का बीमार हो रहा है, और वो लोग तो ऑलरेडी अस्थमा के बीमार हैं, अस्थमा मतलब सांस की प्रॉब्लम, उनको बहुत मुश्किल से सांस लेने में तकलीफ दुश्वारी हो रही है, तो उनको कुछ ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो बिल्कुल एक्सपोजर उनका नहीं होना चाहिए। एक तो जाहिर सी बात है वो अस्थमा के मरीज़ हैं तो कुछ ना कुछ तो इनका इलाज चल ही रहा होगा, डॉक्टर ने उनको बताया होगा कि इनहेलर्स लेने हैं या कोई दवा लेनी है या नेबुलाइजर्स ले रहे हैं या कुछ और टैबलेट होंगी, एक तो उनको मिस ना करें। इनहेलर्स तो खास करके बिल्कुल ना मिस करें, और अगर वो बाहर बाय द वे जाते भी हैं अस्थमा के मरीज़, तो इनहेलर उनके पॉकेट में होना चाहिए हर वक्त होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एकदम से ट्रिगर करता है पोल्यूशन और एज़मा को बिल्कुल सीवियर कर देता है, जिसको स्टेटस एज़मेटिकस बोलते हैं। वो बहुत सीरियस कंडीशन होती है, जानलेवा कंडीशन होती है, यहाँ तक कि लोगों की डेथ भी हो जाती है और दिमाग भी डैमेज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बाहर निकलना, और अगर मजबूरी है
तो मास्क तो कायदे से लेना है, और इन्हेलर उनके पास होना ही चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। डॉक्टर से मिल के देखना चाहिए कि इन्हेलर्स अक्सर चेंज होते रहते हैं, जी जी, चेंज करना पड़ता है। और कभी कभी वो इन्हेलर्स उनकी डोज ख़त्म हो चुकी है और मरीज़ अपने जेब में रखे रहता है, तो उसको चेक करके रखना है। तो इन्हेलर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और जो प्रिवेंशन है, मास्क एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कायदे से ही पहनना है तभी कुछ फ़ायदा है जी। मास्क N95 चूँकि बहुत ज़्यादा पोरस नहीं होता तो एयर कम जाती है, लेकिन पहनना उसको बिल्कुल, इट शुड बी स्ट्रक्टली फिट, बिल्कुल फिट होना चाहिए। उसमें एक नाक में ऊपर एक मेटल की क्लिप होती है जो आपको नाक में फिट कर सकते हैं, उसके अगल बगल भी फिट कर सकते हैं। अगर एयर अगल बगल से आपके नाक के अंदर जा रही है तो मास्क का रोल ख़त्म हो गया। अच्छा, तो मास्क हमें इस तरह से यूज़ करना है कि मास्क ज़रूर लगा के रखें और प्रॉपर यूज़ होना चाहिए मास्क का। लेकिन एक बात और बोली जा रही है कि मास्क को हमें वेट करना चाहिए बार बार। अच्छा, वेट करने से जितना भी डस्ट पार्टिकल उसमें चिपक जाता है जी। और उसके देखा भी जाएगा कि वहाँ पे वो ब्लैक कलर का कुछ चिपक गया है, तो मास्क को बार बार वेट करना चाहिए। अगर मास्क नहीं है, क्योंकि N95 मास्क देखिए इतना आसान नहीं हर आदमी को प्रिकोर करना, पूरी फैमिली को वो एक नया मास्क दे, एक लिए बहुत मुश्किल काम है जी। तो हो सकता है कि अगर वो बाहर निकल रहा है तो कम से कम वो N95 तो यूज़ करे ही करे। और बाय द वे उसके पास N95 मास्क नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारे पास और भी सिंपल मास्क आते हैं, 3 प्लाई के मास्क, उनको लगा सकता है, प्रॉपरली फिट होना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं है तो 2-3 लेयर अपनी रुमाल उसके पॉकेट में है, चौराहे में खड़ा हुआ है, तो रुमाल में एक बीच में उसने टिश्यू पेपर लगा के उसको वो अगर नाक में अगर लगा के रखेगा, पूरा तो नहीं बचेगा लेकिन कुछ तो अपने को बचा देगा जी। 100% इफेक्टिव नहीं है लेकिन कुछ तो बचत होएगी जी, उसके। कुछ तो और उस बचाव रुमाल किया जा को वेट सकता है। करते रहना चाहिए, उससे बहुत बचत होगी। जी जी जी, मतलब मास्क को वेट करते रहना चाहिए और फिट मास्क पहनने की होना चाहिए ज़रूरत है। जी, चलें एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात। हेलो 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 हेलो, हाँ जी मैम। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। मैं दिल्ली नागरी से बोल रहा हूँ। जी जी, अपना सवाल पूछें। जी, मैं एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ मैम, तो मुझे सांस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, और इसके लिए मुझे क्या हिफाजत करनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट, मतलब? तो आपको पहले से भी सांस की परेशानी है या अभी हो रही है पॉल्यूशन के चलते? हाँ, पॉल्यूशन के चलते भी हो रही है मैम, और उसकी वजह से सर में दर्द पड़ा हुआ जैसे रहता है, जी जी शरीर में वीकनेस जैसे महसूस होता है, तो उसके लिए क्या करना? जी जी जी, डॉक्टर इरशाद, आपने सवाल सुन ही लिया है, इन्हें क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। एक्सपोर्ट में काम करते हैं। जी जी, देखिए, अगर बाहर जितना कम से कम आप निकलें, ये तो तजवीज़ किया ही जाता है, लेकिन उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। तो एक तो मास्क पे ध्यान रखें, थोड़ा सा, चूँकि सांस के मरीज़ आप बता रहे हैं कि मैं पहले से हूँ, तो डॉक्टर ने आपको दवाएं बताई होंगी, इनहेलर्स बताए होंगे, नेबुलाइज़र बताए होंगे, उनका इस्तेमाल आप बाकायदगी से करते रहें, बिल्कुल छोड़े नहीं। और हाइड्रेटेड रहें, पानी वगैरह खूब कायदे से पिएँ, कुछ डाइट वगैरह पे भी ध्यान रखें। सर दर्द हो रहा है, ये निशानी कि शायद थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन वगैरह कम मिल रही होगी ब्रेन में, जिसकी वजह से हो सकता है ब्लड प्रेशर भी असर पड़ रहा हो, उसको दिमाग में आपके इसी वजह से सर दर्द हो रहा है। थोड़ा सा इसको अपने डॉक्टर को भी दिखा के ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक करा सकते हैं। लंग्स में कभी कभी हम लोग जो पुराने लंग्स के जो मरीज़ हो जाते हैं, उनको ना आदत पड़ जाती है, हालांकि उनको तकलीफ बहुत होती है लेकिन उनको हैबिट डेवलप हो जाती है, उसी तरह रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल हो गए हैं, तो उसका आपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाएं कि लंग्स में वो इनहेलर इफेक्टिव है या नहीं है। और अगर हो सके तो कुछ प्रोफेशन ऐसा चूज़ करें जहाँ पे पोल्यूटेंट्स कम हो, कोशिश करें अगर हो सके तो। और या तो इस खास मौसम में, जो चेंजिंग मौसम है जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा है, उसमें अवॉइड करें, कुछ ऐसा काम करें जिसमें पोल्यूशन कम हो। जी जी जी, तो आपने सुन ही लिया कि डॉक्टर इरशाद ने क्या बताया आपको। देखिए, ये जो एयर पोल्यूशन है, जब ये चेंजिंग वेदर में ज़्यादा होता है, उसी वक्त में मेरे ख्याल से, मैंने पहले भी कहा कि अस्थमा के जो मरीज़ हैं उन्हें ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अपने जो डॉक्टर हैं उनके पास बार बार विजिट कीजिए, क्योंकि जो डोज़ है इनहेलर की वो भी बदलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अब हम रुख करेंगे डॉक्टर बसीर आपकी तरफ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शहरों में तो हम देखते ही हैं कि अपने घर में तमाम तरीके के ज़राए हमारे घर में मौजूद हैं, मतलब चूल्हा भी है जिस पे हम खाना आराम से बना लेते हैं, इंडक्शंस हैं। लेकिन अगर गांव कस्बों की बात करें, जहाँ के प्रॉपर
अच्छा, ये मैं आपसे ये सवाल जारी रखूंगी। एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ मैडम, मैं डॉक्टर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ भोपाल से। जी 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 जी, खैर मकदम है आपका। गुड इवनिंग जी, बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन सी एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जी। और कौन कौन सी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। एक तो ये एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम। दूसरा ये है क्योंकि स्किन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और ये डायरेक्ट एयर पॉल्यूशन और एयर के कांटेक्ट में होता है, तो स्किन से रिलेटेड कौन सी एक्यूट डिसीज होती है और कौन सी क्रॉनिक डिसीज होती है। जी जी जी, डॉक्टर अनंत ये बाज़ाब्ता खुद एक डॉक्टर हैं और आपसे ही जानना चाहते हैं कि इनके सवाल का क्या जवाब है। जी हाँ, अक्यूट प्रॉब्लम्स तो ज़्यादातर होंगी सांस रिलेटेड या नाक से रिलेटेड। नाक का बहना, एलर्जीज़, छींके आना। अगर आप बाहर जैसे गए, अगर आप पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में एकदम से बाहर चले गए तो एकदम से ये सब चीज़ें होती हैं। गला ख़राब हो सकता है, आँखों में इचिंग, आँखों में जलन, आँखों में पानी आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। या अगर आपको ऑलरेडी सांस का कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जैसे अक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलें, या अगर अस्थमा है तो अस्थमा बिगड़ सकता है, या कोई भी और सांस की बीमारी बिगड़ सकती है। ये तो हो गई कुछ अक्यूट प्रॉब्लम्स। क्रोनिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी अगेन है, जैसे हमने पहले ही बताया था, हार्ट से रिलेटेड हैं, ब्रेन से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें, और स्किन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करती हैं। कई महीनों, सालों तक अगर कंटिन्यूस एक्सपोजर हुआ तब जाके पता चलती हैं। इसीलिए जैसे आगे बताया गया था कि ब्रेन का प्रॉब्लम, जैसे डिमेंशिया, भूलने का प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी, नींद की दिक्कतें आने लग जाती हैं। धीरे धीरे कमज़ोरी, फटीग, एनर्जी लेवल्स कम होने लग जाते हैं बॉडी के। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। फिर आपने स्किन की बात करी। स्किन में ये जैसे आपने बोला, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ज़्यादातर लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर एक्यूट उसमें गए पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में तो खुजलियाँ शुरू हो सकती हैं, जनरली बॉडी के ऊपर खुजली, कभी कभी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसे कहते हैं, अगेन स्किन की एलर्जीज हो सकती हैं। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स तो यही हैं इस टाइम पे। ओके जी, हमें यकीन है कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आप खुद बाज़ाब्ता एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर अनंत की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर बसीर, हमारा सवाल आपसे अधूरा रह गया था। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे जो घर हैं, शहरों में तमाम तरीके के ज़राए हमारे घर में मौजूद रहते हैं जो हमें हमारे लिए आरामदायक होते हैं, लेकिन अगर बात करें गाँव कस्बों की, तो वहाँ आज भी जो ख़वातीन हैं वो चूल्हे पर या अंगीठी पर ही खाना बनाती हैं। तो ऐसे में उससे निकलने वाला जो धुआं है, जाहिर सी बात है वो मुतासर करेगा हमारे, ख़ासतौर से हमारे फेफड़ों को। तो उससे बचने के लिए हम क्या करें? घरेलू यूनानी नज़रिए से कौन कौन से घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, आजकल जो इंडोर आपने कहा, और ख़ासतौर से गांव देहात, ये चीज़ तो खैर अब पोल्यूशन है, सबको मुतासिर करती है, और सबके गले और लंग्स को और स्किन पर भी बहुत इसके असरात हैं हवा की आलूदगी के। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें चाहिए कि, और जैसे अभी कुछ पेशेंट्स ने पूछा कि भाई हम हिफाजती तौर से फैक्ट्री में काम करते हैं तो क्या करें, तो मैं उन सब के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं 2-3 चीज़ें हैं कि बरगे अमरूद, यानी अमरूद जो होते हैं उसके पत्ते, और बरगे शहतूत एक फल होता है, उसके पत्ते, ताज़े पत्ते होने चाहिए। बरगे अमरूद, बरगे शहतूत और सबू से गंदम। डॉक्टर बशीर, यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुँच गया है। मैं माफ़ी के साथ आपको यहाँ पे उबाल के छान के शॉर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। इन 3 चीज़ों को उबाल के, छान के, इनसे गार्गिल करें। वो 3 चीज़ें एक बार आप बताते हैं बस मुख्तसर से इसमें। ये 3 चीज़ें, अमरूद के पत्ते, शहतूत के पत्ते और आटे की जो भूसी होती है, इसको उबाल इक्वल क्वांटिटी में लें, बराबर तादाद में, और पानी में बॉईल करें। और जब 1.5 कप पानी में बॉईल करें, 1 कप रह जाए तो उसके गार्गिल करें। तो ये फैक्ट्री जाने से पहले भी जो इंडोर औरतें काम करती हैं और हिफाजत नहीं कर पाती, तो उसके लिए ये गला साफ होगा। और ख़ास तौर से गुड़ का इस्तेमाल खाना खाने के बाद करें। राइट, तो गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये
काफ़ी देखा गया है। जी। डॉक्टर अनंत, मैं यहाँ पे मैसेज लेना चाहूँगा आपसे, और मेरा मैसेज आपसे ये रहेगा कि हर कोई आजकल फिट रहना चाहता है, इसके लिए वो एक्सरसाइज भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। शुगर बीपी है जिनको, वो भी मॉर्निंग वॉक उनको कहा जाता है। तो लोग मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, लेकिन माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इसमें किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए जो मॉर्निंग वॉक करते हैं? क्या इस वक्त में मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं मास्क के साथ, या फिलहाल मॉर्निंग वॉक ना करें? मैं तो ये कहूँगा कि अभी कुछ टाइम के लिए मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें। क्योंकि ये देखा गया है, ये प्रूवन भी है कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर ख़राब मॉर्निंग के टाइम में सुबह 6 से लेकर 11-12 के बीच में ही होता है। उस टाइम पे मॉर्निंग वॉक करना आई थिंक ठीक नहीं रहेगा, चाहे मास्क पहनो चाहे ना पहनो। या तो उसके बाद शुरू करें, अगर हो सके तो। अगर जैसे बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो रिटायर्ड लोग घर पे रहते हैं, 11-12 बजे के बाद धूप निकल आए, थोड़ा सा क्लीन हो जाए, जाना है तो उस टाइम पे वॉक के लिए चला जाए। या ऑल्टरनेटिव ये है कि घर के अंदर ही कुछ उस टाइम के लिए करें, कुछ इंडोर एक्टिविटीज। सुबह के लिए आपने मना कर दिया, और शाम में खाने के बाद शाम को भी सिमिलर ही रहता है। इसीलिए इस टाइम पे देखिए, ये टाइम ऐसा ये इवनिंग या मॉर्निंग वॉक्स का नहीं है। इस टाइम पे अगर आप जनरली पूछें, अगर दिन में धूप है, आप एयर क्वालिटी देख लीजिए अपने एरिया की, एयर क्वालिटी देख लीजिए और उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर डॉक्टर इरशाद, मैं आपका मैसेज ये लेना चाहूँगा कि ये हमने बात कर ली कि इफेक्ट्स डालने वाली चीज़ें सारी हमारे समझ में आ गई हैं, लेकिन अब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, ये मैसेज लेना चाहूँगा बल्कि, कि किस तरह से इफेक्ट कम पड़े जो बॉडी है उस पर कैसे मैसेज पैगाम देना चाहेंगे? डाइट ठीक करें जी। कुछ डाइट का मतलब हेल्दी, एक तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है। राइट। डाइट ठीक रखें, वो चीज़ें अवॉइड करें जिनसे हमें गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। कुछ लोग होता है बहुत जल्दी नज़ला जुकाम खांसी हो जाता है। खास करके रोड साइड जूसेस वगैरह अवॉइड करें, आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल ना खाएं बच्चे, जिनसे ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं और उससे तकलीफ बढ़ती है। तो वो किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे? वक्त की थोड़ी सी कमी है। डॉक्टर बसीर, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कि जो कोल्ड टेम्परामेंट की चीज़ें हैं, ठंडे मिजाज की चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल ना करें। ठीक है। उसके नतीजे में ये जो है चेस्ट की बीमारियां जो है, वो फेफड़ों की बीमारियां जल्दी होती हैं। इसलिए चावल, दही, अचार, ये चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। ख़ासतौर से जिन्हें अगर ये बीमारियां हैं, नज़ला ज़ुकाम वगैरह, वो ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। यहाँ पर सभी डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से यहाँ पर पैगाम दिया है एयर पोल्यूशन से बचने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर अनंत मोहन की, जो कि हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्स नई दिल्ली के। उन्होंने बताया कि मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, सभी लोग करते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो वक्त चल रहा है इसमें मॉर्निंग वॉक ठीक नहीं है। अगर आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, ख़ासतौर से बुज़ुर्गों को बताया उन्होंने कि बुज़ुर्गों को अगर मॉर्निंग वॉक करनी है वो सुबह से लेकर 12 बजे तक ना जाएं, बल्कि जब धूप थोड़ी सी निकल जाए तब जाएं। यहाँ पर बात करेंगे हम डॉक्टर इरशाद की। डॉक्टर इरशाद ने बताया कि ये जो वक्त है इसमें ये समझना चाहिए कि हमें क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। ख़ासतौर से वो चीज़ें जो कि ठंडी हैं, आइसक्रीम का भी उन्होंने नाम लिया है कि उनसे बचें। इनसे बचने पर आपको लंग्स की परेशानी कुछ हद तक कम रहेगी। अब बात करेंगे डॉक्टर बसीर की, जो फिजिशियन है यूनानी के। उन्होंने कहा है कि उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें जो कि जो खट्टी चीज़ें हैं, गला ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, उनसे बचें। ये सारी बातें जो डॉक्टर्स ने बताई बहुत काम की हैं। आप लोग इनको समझिए और अपनी ज़िंदगी में लाइए, क्योंकि जो माहौल इस वक्त बना हुआ है एयर पोल्यूशन का, इससे आप बच सकते हैं और बचे रहेंगे तभी सेहतमंद रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ रहेंगी जो आप चाहते हैं। मैं तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में आने के लिए। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हेलो डॉक्टर का जो 100वां शुमारा है, हमें पूरी उम्मीद है कि आप तक हमने ये कामयाबी के साथ पहुँचा दिया है। तो नाजरीन, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके दिल में भी कोई सवाल है किसी भी मर्ज से जुड़े, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellodoctor@gmail.com। इसी के साथ आप हमारे DD उर्दू के YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आपको छोड़े जा रहे हैं टिप्स ऑफ द वीक के साथ। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और जितना हो सके घर में रहिए और बाहर जाएं तो मास्क लगाइए। जी, आदाब। फिजाई आलूदगी एक संगीन आलमी मसला है जिसका हम सबको सामना है। इंसानी सरगर्मियों की वजह से ही फिजा आलूदा हो रही है। फिजाई आलूदगी से बचने के लिए आसपास और घर के अंदर भी हवा को साफ करने वाले पौधे लगाएं। अपनी जाती गाड़ी का कम, अवामी ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें।
अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। फिजाई आलूदगी से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। धूल मिट्टी और धुएं से बचने की कोशिश करें। फिजाई आलूदगी के सबब सांस की तकलीफ से बचने के लिए स्टीम लें। कोई भी ऐसा काम हरगिज न करें जिससे हमारी फिजा आलूदा हो। नर्म जमी पर पांव धसेंगे, आओ इधर पत्थर पे चलेंगे। कुछ शिकायत है तो घर